हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी के पेडागोजी का क्वेश्चंस। दोस्तों, तो जल्दी से फटाफट से ज़्यादा लोग जो है कि जुड़ जाइए और चलिए जो है कि वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे इसलिए क्योंकि जो है कि समय को देखते हुए हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। और आज के सेशन में पेडागोजी के आपके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि जान रहे हैं कि आप एसएसटी का जो है कि आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में अगली कड़ी है दोस्तों, अगला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते होंगे। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि उद्यान कृषि का अधिकार, दूसरा है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, तीसरा है खेती करने का अधिकार और चौथा है आपका मछली पकड़ने का अधिकार। तो अगर हम बता दें दोस्तों कि तवा बांध क्षेत्र जो है आपका एक नदी घाटी परियोजना है, और यहाँ पर लोग जो स्थानीय लोग 1900 दशक में जो ये आप संगठित हुए थे, तो ये मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर के क्या हुए थे, संगठित हुए थे। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि तवा बांध की भारत की एक जो है क्या है नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत नर्मदा की जो सहायक नदी तथा नदी पर बांध बनाया गया है, और जो मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। और तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर के क्या हुए थे, संगठित हुए थे, क्योंकि ये अधिकार किसी और को दे दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है, दिया है यह लोगों में विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, या यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो यहाँ पर व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा दोस्तों, कि यहाँ पर क्या होगा कि यह लोगों के विशिष्टता को क्या करता है, स्वीकारता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 73 देख सकते हैं इसके बारे में कि विविधता की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोगों की विशिष्टता को क्या करना, स्वीकारना। दिया है ना, विविधतापूर्ण समाज का भौगोलिक परिवेश में विभिन्न विशेषताओं वाले क्या करते हैं, लोग वास करते हैं, और सबकी अपनी विशिष्टता होती है। विशिष्ट पहचान समूहों का सह अस्तित्व होता है, और वो लोगों के बीच भेदभाव नहीं बढ़ाता है, और न ही लोगों के बीच में क्या करता है, एकरूपता को बढ़ाता है। तो ये कारण है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि गलत है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपको। ठीक है, दिया है कि भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। वहीं पर दिया है कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। वहीं दिया है भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था, या स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। यानी ये जो है कि आपका गलत है, किसके बारे में, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ के बारे में, कि भारतीय जनता का एक छोटा सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में कि भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है कि निरपेक्ष है, और सरकार में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। वर्ष 1950 में पहला आम चुनाव हुआ था। प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्वीकार्यता है, और स्वतंत्रता पश्चात मताधिकार का अधिकार भी है, यानी कि पूर्व में किसी को भी मताधिकार का अधिकार नहीं था, और ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। 74 है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये बात तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर 5 की 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए क्या जाता है, ये चुना जाता है ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ आपका लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की क्या की गई, व्यवस्था की गई। और इसका कार्यकाल कितना रखा गया, तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर ही क्या करने, चुनाव करने की बात कही गई। और राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की भी क्या की गई, व्यवस्था की गई।
ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक। तो क्या नाम है पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टेशन हाउस अफसर उसको जो है कहते हैं। यानी यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम स्टेशन हाउस अफसर है। इसका रैंक इंस्पेक्टर का होता है। SHO को किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है और शहरी थानों में SHO की तैनाती होती है, जबकि ग्रामीण स्थानों में थाना प्रभारी या दरोगा को इसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है। तो ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? ठीक है, आगे दिया हुआ है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, या अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, या महिलाओं का परिवार संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि उसके पहले आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें जो है कि अच्छे तरीके से पूरा दिया गया है इसके बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति या संसद? तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। यानी इसका क्यों जो है अर्थ निर्णायक माना जाता है किसे? तो है आपकी न्यायपालिका। और यहाँ पर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और न्यायालय एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम है और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है और उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। न्यायालय को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम जो है अर्थ निर्णायक क्या किया जाता है? माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए क्या किया गया था? पारित किया गया था। दिया है आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो किस समुदाय को जो है न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था आपका अत्याचार निवारण? तो आदिवासी एवं दलित लोगों को जो है क्या करने के लिए? न्याय दिलाने के लिए आपका जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उसके बारे में दिया भी गया है। ठीक है, कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का संबंध अनुसूचित जाति, दलित एवं अनुसूचित जनजाति या समुदाय को न्याय दिलाने से इसे हरिजन एक्ट भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य SC/ST के वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्गों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव अत्याचार को रोकना है और इसका उल्लंघन करने पर सख्त सजा का क्या है? प्रावधान है। तो ये चीज़ें पारित की गई थी। क्वेश्चन पढ़िए अगला और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है? गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी। तो आपको पता है कि इसे क्या कहा जाता है आपका? तो इसे कहा जाता है गणतंत्रवाद। किसे कहा जाता है? क्या? गणतंत्रवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 मिनट, गणतंत्रवाद नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका संघवाद आंसर होगा। क्या होगा? संघवाद होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी चाहेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा संघवाद जो है राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? संघवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए दिया हुआ है कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और दूसरा दिया है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो कौन सी जो है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? कौन सी नीति? ए बी दोनों, ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए या केवल बी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा ए और बी दोनों। यानी ए और बी दोनों ही नीति जो है सामाजिक न्याय को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है?
यह कैसे अब ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, यह कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, यह इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। तो वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को किस पे केंद्रित करना चाहिए, तो यहाँ पे करना चाहिए किसको, तो कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का क्या करता है, भाव पैदा करता है, इस चीज़ पे क्या करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए एक शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसे कि उसके बारे में दिया गया है कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। किसी इमारत को देखने या आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र से किसी वस्तुशैली की भावना का व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, या अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, या भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, या भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। तो यहाँ पर इतिहास शिक्षण का राइट आंसर क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो यहाँ पर है अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का क्या करना, विकास करना, जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बिल्कुल विस्तारपूर्वक आप इसको पढ़ सकते हैं और भी नॉलेज इसके द्वारा ले सकते हैं, और भी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है देखिए कूट वाला क्वेश्चन है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान में कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहरी दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की क्या करना, मदद करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा जो है कि राइट आंसर आपका बनने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए, बी और डी, यानी देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना, और आपका बी है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, और आपका डी है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की क्या करना, मदद करना, जो कि बिल्कुल सही भी है। यहाँ पर सारी चीज़ें उसके बारे में दी गई हैं कि क्या जो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो आसपास घटने वाली घटनाओं से परिचित होना, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, और विद्यालय परिसर के अधिगम विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ना, और सनसनीखेज खबर मुहैया न कराना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और यही चीज़ दिया हुआ था, इस वजह से वो आपका गलत ऑप्शन था। तो कूट वाले क्वेश्चन सब अब आना स्टार्ट हो चुके हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होंगे। दिया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए। दिया है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उसके बाद दिया है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो किसमें कौन सा जो है कि बिल्कुल सही होगा, तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनने वाला है कौन सा, तो ए, बी, सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका ए, बी, सी। मैंने पहले ही आपको दिया था ए, बी के बारे में, और सी भी आपका हो जाएगा कि संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए। ऑप्शन में है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, या अपने व्यक्तित्व और अनुभव को कक्षा में साझन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करे। तो ये पॉइंट भी सही होगा, तो ए और सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम की विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, या उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, और अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनने वाला है, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का क्या करना, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है कि द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। तो भारत का संविधान, अनिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, C.A. बेली द्वारा लिखित इन इलेक्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, यानी सेकेंड द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा कि C.A. बेली द्वारा लिखित एन
इलेक्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये जरूरी है कि जो आंकड़े प्रथम बार किसी व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वे आंकड़ों को प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। और दूसरी तरफ जो आंकड़े किसी प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वे द्वितीय स्रोत कहलाते हैं। सी ए वेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द्वितीय स्रोत का क्या है, उदाहरण है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सतनार कृत मणि मेकलई, या ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, या राज सुंदरी देवी कृत अमार जीवन। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, तो आपको क्वेश्चन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करनी है, हम राज सुंदरी देवी कृत अमार जीवन जो है वो जो है उसको आप चर्चा में ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन क्या है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, या मानव विकास। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है कूट में। ठीक है, यहाँ पर आपके रहे कूट वाले क्वेश्चंस और ये होगा आपका सही ए बी डी। ए आपका था संसाधन और संरक्षण, बी था आपका विकास और विस्थापन, और डी था आपका मानव विकास, जो कि बिल्कुल सही होगा इसके लिए। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन तथा मानव विकास से जुड़ी संदर्भों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, क्योंकि ये सभी मुद्दे भूगोल से संबंध रखते हैं। और विविधता में एक से जुड़ी चुनौतियां सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं, इनका भूगोल से कोई भी सरोकार नहीं होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो व्याख्यान को सुनाना और साझा किए गए पर निर्भर रहता है, या फिर चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, या चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में क्या करना, भागीदार बनना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होता है ये 30 से लेकर के कहाँ तक आता है, 90 तक आता है, यानी 31 से लेकर के 90 तक, यानी पूरे 60 क्वेश्चन एसएसटी के आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके एसएसटी पेडागोजी के आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आते हैं, तो एक पेपर मैंने लिया और वहाँ से 20 क्वेश्चन आपको करा दिए। इस तरीके से डेली बाई डेली जो है कि आपको कंटेंट और जो है पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं डेली बाई डेली, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसको भी आप देखना नहीं भूलें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।